हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या जो चोल शासन है उसका क्या प्रशासन देखेंगे। हमने चोल वंश के बारे में पढ़ लिया था, हमने चेर वंश भी पढ़ लिया था, पांड्य वंश भी पढ़ लिया था। आज क्या हम चोल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे क्या यूपीएससी हो गए, एमपीपीएससी हो गए, एमपीएसआई, पटवारी एंड ऑल अदर एग्जाम है, सब में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्पेशली जो प्री और मेंस होता है ना, या तो वो यूपीएससी का मेंस हो गया है ना, या एमपीपीएससी का मेंस हो गया, या बिहार पीएससी का मेंस हो गया, या उत्तर प्रदेश पीएससी का मेंस हो गया है ना। तो सभी के लिए जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चोलों का प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जो चोलों का जो स्थानीय प्रशासन है ना, स्थानीय प्रशासन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चोल विशेषकर स्थानीय प्रशासन के लिए ही जाने जाते हैं ना। तो मैंने आपको स्थानीय प्रशासन यहाँ पे एक पॉइंट में लिख दिया है, पर हम इसको इतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि आप इसको 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में आते हैं ना। किसी स्टेट पीएससी में 6 मार्क्स का आता है, किसी स्टेट पीएससी में 5 मार्क्स का आता है ना। तो हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लेंगे, है ना। सबसे पहले क्या प्रशासन में क्या जो प्रशासनिक इकाई है वो देखेंगे, है ना। प्रशासनिक इकाई में क्या है, जो क्या है साम्राज्य को, है ना, पूरे साम्राज्य को क्या शासन की व्यवस्था के लिए क्या छह प्रांतों में बांटा गया था, जिसको क्या बोला है मंडलम। क्या बोला है मंडलम, है ना। जो चोल प्रशासन है पूरे साम्राज्य को क्या किया था, 6 प्रांतों में बांटा गया था, जिसको क्या बोलते हैं मंडलम, है ना। और मंडलम का जो प्रशासन करता है वो कौन करता था, राजकुमार के द्वारा होता था। कौन करता था, राजकुमार के द्वारा ये कार्य किया जाता था, है ना। उसके बाद मंडलम के बाद किसकी स्थिति आती है, कोट्टम, है ना। कोट्टम जिसको क्या बोलते हैं नांडू, है ना। नांडू अगर हम वर्तमान की बात करें तो जिलों को, जैसे अगर हम वर्तमान व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले केंद्र है ना। केंद्र के बाद क्या है, राज्य है, कितने 28 राज्य है ना। और फिर केंद्र शासित प्रदेश है ना 8। हाँ, तो ये पहले केंद्र है, उसके बाद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है ना। उसके बाद राज्यों में भी क्या है, जिले हैं। जिले में भी क्या है, जो नगर निगम है ना, नगर पालिका है ना। इन चीज़ों में हमने क्या विभाजन किया। तो पहले की भी स्थिति ऐसी थी। सबसे पहले 6 प्रांतों में विभक्त किया, उसको क्या बोलते हैं मंडलम बोलते हैं, जिसका शासन कौन करता है, राजकुमार, है ना। और दूसरा क्या है कोडम, जिसको क्या बोलते हैं नांडू, मतलब वर्तमान का हमारा जिला, है ना। उसके बाद कुर्रमों में विभाजित किया, जिसको क्या बोलते हैं ग्राम समूह, है ना। तो मंडलम, कोट्टम और कुर्रम, है ना, जिसको नांडू भी बोलते हैं ना, जिले को, है ना। तो हम इसमें क्या देखेंगे, जो ये तीनों का जो शासन करता था मुख्य रूप से क्या करते थे, जो स्थानीय सभाओं के सहयोग से होता था। क्या होता था, इनका जो प्रशासन होता था मुख्य रूप से जो स्थानीय सभाएं हैं वहाँ की, उनके द्वारा किया जाता था, है ना। और आप एक नोट करके लिखना कि जो स्थानीय प्रशासन है चोलों का महत्वपूर्ण स्थान था ना। महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, चोलों का स्थानीय प्रशासन है, जिसमें 3 चीज़ें थी। एक तो उर होती थी, दूसरी होती थी सभा, और तीसरी होती थी महासभा, है ना। जो उर होती थी वो क्या है, साधारण लोगों की सभा होती थी। क्या होती थी, उर को क्या बोलते हैं, साधारण लोगों की सभा बोलते। स्थानीय प्रशासन को क्या 3 भागों में, एक उर है, दूसरी सभा और तीसरी क्या महासभा में। जो उर है वो साधारण लोगों की सभा होती थी। अब हम क्या देखेंगे, स्थानीय प्रशासन, है ना। इसको हमको 5 मार्क्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, और 3 मार्क्स या 6 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, और जो हमारा 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम देख ही रहे हैं ना इसको। तो क्या है, सभा या ग्राम सभा, है ना। क्या जो स्थानीय प्रशासन में क्या है, सभा और ग्राम सभा होती थी, जिनको क्या किनके द्वारा ये की जाती थी, अग्रहरों या ब्राह्मणों की बस्ती होती थी, उनके सदस्यों के द्वारा की जाती थी, है ना। उनको क्या बोलते थे, पेरू मक्कम, पेरू मक्कन, क्या बोलते थे, पेरू मक्कन, है ना। ये जो सदस्य है ऐसे पूछ सकते हैं कि जो ग्रह हरो है और ब्राह्मण की जो बस्ती उनके सदस्यों को क्या बोलते थे, तो पेरू मक्कन बोलते थे, है ना।
इसमें कितनी समितियां होती थी, क्या जो सभा और ग्राम सभा है उसमें कुछ समितियां होती थी जिसमें कितने 30 सदस्य होते थे। क्या होते थे? 30 सदस्य होते थे हर समिति में, है ना। तो जो समिति होती है जिसमें 30 सदस्य होते थे, 12 सदस्य क्या होते थे? ज्ञानी व्यक्ति होते थे जिसको वार्षिक समिति से चुना जाता था। किसको? जो 12 व्यक्ति उनको किसको वार्षिक समिति से चुना जाता था। और इसके अलावा जो 12 अन्य और व्यक्ति हैं उनको क्या उद्यान समिति से चुना जाता था। और जो 6 है उसे तांडगा समिति से चुना जाता था। मतलब ये जो 30 सदस्य उनको अलग अलग समितियों के द्वारा चुना जाता था, है ना। और जो महासभा है उनको क्या बोलते थे? पुरुगरणी क्या बोलते थे? महासभा को बोलते थे, है ना। इसके बाद जो लघु उर है ना, उर क्या होती थी? साधारण लोगों की सभा थी, है ना। उनको क्या बोलते थे? लघु गणतंत्र। क्या बोलते थे? लघु गणतंत्र, है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? सैन्य व्यवस्था कैसी थी, है ना। चोलों की सैन्य व्यवस्था देखेंगे तो क्या स्थायी सेना थी, मतलब हमेशा सेना रहती थी। उसमें क्या थी? पैदल सेना थी, गजरोही थे, अश्वरोही, है ना। तो क्या थी? विशाल सेना थी। और जो राजा है, राजा राज और राजेंद्र प्रथम, उनके उनके पास क्या बड़ी सेना थी, है ना। बाकी सेना तो क्या स्थायी थी। पर अगर हम देखें कि विशाल सेना किसके किसके शासनकाल में थी, तो राजा राज के शासनकाल में और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में विशाल सेना थी, है ना। और जो टुकड़ी का नेतृत्व कौन करता था? तो नायक करता था। कौन करता था? टुकड़ी का नेतृत्व कौन करता था? नायक द्वारा होता था। और जो सेना अध्यक्ष है उसको क्या बोलते थे? महादंड नायक। क्या बोलते थे? महादंड नायक। क्या बोलते थे? महादंड नायक किसको बोलते थे? सेना अध्यक्ष। तो आपसे पूछ सकते हैं प्री में ये क्वेश्चन कि सेना अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? तो महादंड नायक कहा जाता है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है चोलों की, उसमें आय का स्रोत क्या था, है ना। तो आय के रूप में क्या मुख्य साधन क्या था? भू राजस्व। क्या था? भूमि कर था, भू राजस्व था, है ना। संभवतः जो भूमि कर है वो उपज का कितना लेते थे? जो चोल प्रशासन में 1/3, कितना? 1/3, 1/3 लेते थे, है ना, भूमि कर का, है ना। जो उपज होती थी मतलब कितना उत्पादन हुआ है उसके हिसाब से लेते थे, है ना। और जो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था उसको क्या बोलते हैं? वरितो पोतकल, है ना। वरितो पोतकलन, है ना। ये थोड़ा आप याद रखना, बाकी ये पूछते तो है नहीं है। अब बस हमको क्या याद रखने की ज़रूरत है, मेंस में भी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं। आप बस मेंस में इतना लिख सकते हैं कि जो भूमि कर का क्या उपज का कितना 1/4 उपज का लिया जाता था। और जो प्रमुख राजस्व जो आय का था उसको क्या बोलते हैं? आयम क्या बोलते थे? राजस्व कर को बोलते थे, है ना। इसके बाद क्या थी? न्याय व्यवस्था थी। न्याय व्यवस्था में हम देखेंगे सर्वोच्च अधिकारी क्या होता था? न्यायाधीश होता था। और जो छोटे विवाद होते थे उनका निपटारा कौन करता था? स्थानीय जो शासन है वहाँ का वो करता था। और क्या राजा के द्वारा क्या आर्थिक दंड भी दिया जाता था और सामाजिक अपमान का दंड भी दिया जाता, मतलब उनको सामाजिक रूप से समाज में अपमानित किया जाता था। इस प्रकार के दंड भी किसके द्वारा दिए जाते थे? राजा के द्वारा, है ना। तो हमने देखा क्या चोलों का क्या प्रशासन देखा, उसमें क्या हमने प्रशासनिक इकाई देखी, है ना। प्रशासनिक इकाई देख ली, है ना। उसके बाद हमने स्थानीय प्रशासन देख लिया। स्थानीय प्रशासन में हमने देख लिया और क्या होती है, सभा क्या होती है और महासभा है। इसमें भी हमने क्या सभा और ग्राम सभा के बारे में पढ़ा। क्या सभा और ग्राम सभा के बारे में पढ़ा, है ना। उसके बाद हमने क्या सैन्य व्यवस्था देखी, है ना। सैन्य व्यवस्था के बाद आय के प्रमुख स्रोत देखे, उसके बाद न्याय व्यवस्था, है ना। अब क्या हम चोलों का क्या समाज देखेंगे, ना। सामाजिक जीवन कैसा था चोलों का और धार्मिक जीवन कैसा था, ना। क्योंकि चोलों का जो प्रशासन है उसमें हमें समाज और धार्मिक जीवन के बारे में भी देखना है, ना। तो चोलों का प्रशासन कैसा था कि जैसे क्या था कि पहले क्या था, 4 वर्णों में विभाजित था, ना। समाज हम जितने भी अभी गुप्तोत्तर काल तक देखते आ रहे हैं, ना। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखी है, ना। उसके बाद ऋग्वैदिक काल देखा, उत्तर वैदिक काल देखा, है ना। उसके बाद हमने मौर्य काल देखा, मौर्योत्तर काल देखा, गुप्त काल देखा और गुप्तोत्तर काल, है ना। इन सभी में सीक्वेंस हमारा क्या चल रहा था कि 4 वर्णों में विभाजित था। ये हमारी व्यवस्था कब से? सिंधु घाटी ऋग्वैदिक काल से ही ये व्यवस्था चल रही थी। और जन्म के आधार पर ये व्यवस्था कब आई? उत्तर वैदिक काल में ही
पर जो ऋग वैदिक काल में थी ये कर्म के आधार पर थी, है ना। तो हमने क्या देखा था, ब्राह्मण थे सबसे पहले, है ना, ब्राह्मण थे, उसके बाद क्षत्रियों का स्थान था ना, उसके बाद वैश्यों का स्थान था, और उसके बाद कौन थे, शूद्र सबसे निम्न जाति थी, है ना। तो 4 वर्णों में विभाजित था। पर अगर चोलों के प्रशासन में हम देखें, चोलों के समाज में हम देखें, तो क्या ब्राह्मण एवं बेल्लाल जो कि शूद्र के भूस्वामी होते थे, ना, उनका अस्तित्व था, और क्षत्रिय और वैश्य नहीं थे। क्या थे, क्षत्रिय और वैश्य नहीं थे। तो यहाँ से क्या हमें वर्ण व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला, है ना। और क्या था, जो उच्च वर्ग के पुरुष है ना, उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की महिला का विवाह हुआ, तो उससे कौन सी जाति का उद्भव हुआ, रथराज जो जाति है उसका उद्भव हुआ। उच्च वर्ग के पुरुष व निम्न वर्ग की महिला से क्या हुआ, रथराज जो नई जाति है उसका उद्भव हुआ, है ना। और समाज में क्या, जो चोलों के वंश में क्या था कि देवदासी प्रथा का प्रचलन हो गया था ना। कौन सी, देवदासी प्रथा का। देवदासी प्रथा क्या होती है, देवदासी प्रथा में क्या क्या करते हैं कि मंदिरों में क्या महिलाएं क्या करती थी, मंदिरों में महिलाएं रहती थी और वहाँ पे क्या सेवा देती थी, है ना। तो उसको क्या बोलते थे, देवदासी प्रथा। अभी वर्तमान में हाल ही में मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है तभी देवदासी प्रथा को समाप्त किया है, क्योंकि ये आज़ादी के बाद भी देवदासी प्रथा थी, है ना। कहीं ना कहीं कहाँ पे, कर्नाटक जो दक्षिण भारत है वहाँ पे अभी भी कुछ स्थानों में क्या देवदासी प्रथा विद्यमान है ना। और ये अगर हम हमारे एमपी की बात करें तो एमपी के कौन से मंदिरों में देखने को मिलती है, उज्जैन के जो मंदिर है वहाँ पर देवदासी प्रथा देखने को मिलती है ना। और सती प्रथा का भी प्रचलन था, है ना। तो हमने समाज देख लिया, उसके बाद हम क्या देखेंगे, चोलों का धार्मिक व्यवस्था देखेंगे। तो चोलों की धार्मिक व्यवस्था में क्या था, पहले हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, और उसके बाद हिंदू धर्म का ज़्यादा उद्भव हुआ था ना। पर चोल वंश में क्या होता कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म का उद्भव हुआ था। किसका, वैष्णव धर्म और शैव धर्म का उद्भव हुआ था, जो कि कहाँ, दक्षिण भारत में ज़्यादा हुआ था। कहाँ पे, दक्षिण भारत में ही चोल ज़्यादा थे। तो क्या वैष्णव और शैव धर्म का उद्भव हुआ था। अगर हम शैव धर्म की बात करें तो शैव धर्म के जो अनुयायी वो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यायनार। क्या बोलते हैं, न्यायनार बोलते हैं। और कितने न्यायनार थे, 63, है ना। 63 शैव धर्म के न्याय थे। और अलवार किसको बोलते हैं, जो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं उनको अलवार बोलते हैं। कितने हैं, 12, है ना। तो अभी जो एमपीपीएससी 2022 का प्री हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि वैष्णव धर्म के न्यायनारों की संख्या कितनी है, और शैव धर्म के जो शैव धर्म उनके न्यायनारों की संख्या कितनी है, और वैष्णव धर्म के अलवारों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, 63 और 12, है ना। और जो वैष्णव धर्म के आचार्य प्रमुख उस समय चोल प्रशासन में थे, चोल वंश में थे, तो कौन थे, रामानुचार्य थे, जो कि विशिष्ट द्वैतवाद के से संबंध था। किसका, रामानुचार्य का किससे संबंध था, विशिष्ट द्वैतवाद से संबंध था, है ना। और जो चोल वंश के राजा हैं, राजा राज ने क्या किया था, तंजौर में क्या करवाया था, राजेश्वर मंदिर का निर्माण और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे, तंजौर में, राजा राज द्वारा, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, चोलों की प्रशासन देख लिया ना, जिसमें हमने स्थानीय प्रशासन की भी बात कर ली, है ना, स्थानीय प्रशासन की भी बात कर ली, उनके न्याय व्यवस्था की बात कर ली, जो सैन्य व्यवस्था है वो कैसी है ना, ये भी देख लिया, आय के स्रोत क्या है ये भी देख लिया ना, चोलों की हमने समाज के बारे में भी देख लिया ना, और धार्मिक जीवन के बारे में भी देख लिया ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या, चोलों की कला के बारे में देख लेंगे, साहित्य के बारे में देख लेंगे। तो हमारा क्या, जो दक्षिण भारत के जो राजवंश है वो कंप्लीट हो जाएगा। और हम एक बार हम नेक्स्ट लेक्चर में एक रिवीजन क्लास कर लेंगे ना, जिसमें हम जो स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है प्राचीन इतिहास में उसको एक क्लास में रिवीजन कर लेंगे। फिर हम मध्यकालीन भारत को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।